जरा एक रोजमर्रा के अनुभव की कल्पना की जाए। सुबह सुबह रसोई में जाकर चाय बनाने के लिए गैस स्टोव का नॉब घुमाया जाता है, लाइटर से क्लिक किया जाता है और कुछ नहीं होता, आग नहीं जलती। हाँ, और ऐसे में पहली सोच यही आती है कि शायद सिलेंडर खाली हो गया है। बिल्कुल, यही सबसे स्वाभाविक विचार है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो स्रोत सामग्री और रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच सामने आ रहा है। वो स्टोव इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच एक विशालकाय जहाज फंसा हुआ है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि जब भी हम गैस संकट या ऊर्जा संकट जैसे शब्द सुनते तो दिमाग में तुरंत ये तस्वीर बनती है कि शायद दुनिया में गैस के भंडार खत्म हो रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे के कुएं सूख गए हों। सही कहा। लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं वे एक बिल्कुल अलग और थोड़ी डराने वाली हकीकत बयां कर रही हैं। ये संकट संसाधनों के खत्म होने के बारे में है ही नहीं। अच्छा, तो फिर असली मुद्दा क्या है? असल में ये दुनिया की एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में है। ये सप्लाई चेन के उस बेहद नाजुक जाल के बारे में है जो जरा से भू राजनीतिक झटके से ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यही बात इस पूरी स्थिति को इतना पेचीदा बनाती है। गैस अपनी जगह पर मौजूद है, कुओं से निकल भी रही है, लेकिन वो उस चूल्हे तक नहीं पहुंच पा रही जहां उसे पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। और हालात यहाँ तक आ गए हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को जो नॉन डोमेस्टिक और नॉन एग्जेम्प्टेड कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनके वितरण को पूरी तरह से रोकना पड़ा है। और इसका कारण कोई रिफाइनरी की तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इसका सीधा संबंध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव से है। हाँ, और इसी तनाव ने पश्चिम एशिया के समुद्री ऊर्जा कॉरिडोर को पूरी तरह से ठप कर दिया है। लेकिन इस पूरी सप्लाई चेन में जो सबसे बड़ी रुकावट बताई जा रही है वो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। तो ये रास्ता इतना अहम क्यों है? देखिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है। अगर हम वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को एक शरीर मान लें तो ये रास्ता उस शरीर की सबसे अहम नस है। इसके रुकने का सीधा मतलब है पूरे सिस्टम का लकवाग्रस्त हो जाना। मतलब ये इतना क्रिटिकल चोक पॉइंट है? बिल्कुल है। ये ओमान और ईरान के बीच का एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है और भारत के लिए तो ये सचमुच एक जीवन रेखा है। रिपोर्ट्स के आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी एलपीजी का लगभग 85 से 90% हिस्सा, हाँ 85 से 90% इसी एक रास्ते से आयात करता है। बाप रे, इतना ज्यादा? मतलब हम पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। और कुवैत से आती है। अब आप खुद सोचिए, जब उस क्षेत्र में सैन्य संघर्ष चरम पर है तो उस रास्ते से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही लगभग शून्य हो गई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े शहर में जाने वाला इकलौता हाईवे किसी कारण से पूरी तरह ब्लॉक हो जाए। शहर के अंदर राशन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो नया राशन बड़े बड़े ट्रकों में भर के आ रहा था वो उसी हाईवे पर खड़ा खड़ा खराब हो रहा है। एकदम सटीक उदाहरण है, क्योंकि मुड़कर जाने के लिए कोई दूसरा आसान रास्ता ही नहीं है। लेकिन इस समुद्री हाईवे पर जो ट्रक्स फंसे हैं वे कोई आम ट्रक नहीं है। अच्छा, तो वो किस तरह के जहाज हैं? ये बहुत ही विशेष रूप से डिजाइन किए गए विशालकाय क्रायोजेनिक जहाज होते हैं। गैस को तरल अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए उसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है। -162 डिग्री? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ये जहाज एक तरह से तैरते हुए विशाल थर्मस फ्लास्क हैं। इन्हें इस तरह से नहीं बनाया गया है कि ये हफ्तों तक समुद्र में बस यूं ही खड़े रहें। और हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फारस की खाड़ी में इस वक्त 200 से अधिक तेल और गैस टैंकर फंसे हुए हैं। 200 से ज्यादा टैंकर? और मैंने पढ़ा था कि इनमें से कई भारतीय जहाज भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 20 से ज्यादा जहाज तो भारतीय झंडे वाले हैं जो वहीं रुके रहने को मजबूर है। लेकिन एक मिनट, रिपोर्ट्स में एक और बात का जिक्र है जो मुझे थोड़ी अजीब लगती है। कतर ने, जो कि एलएनजी का दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है, उसने इस क्षेत्रीय तनाव के कारण अपने एलएनजी उत्पादन को ही अस्थायी रूप से रोक दिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। वही तो, अगर जहाज समुद्र में फंसे हैं और आगे नहीं जा पा रहे हैं तो कतर गैस निकालना बंद क्यों कर रहा है? वो गैस निकालकर अपने पास जमा क्यों नहीं कर लेता? ये एक बहुत ही तकनीकी और लॉजिस्टिक मजबूरी है। गैस का उत्पादन कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे जब चाहे चालू या बंद कर दिया जाए। कुओं से गैस लगातार निकलती रहती है। अच्छा, तो उसे प्रोसेस कैसे करते हैं?
उसे पाइपलाइनों के जरिए लिक्विफिकेशन प्लांट में भेजा जाता है, जहां उसे ठंडा करके तरल बनाया जाता है। इसके बाद ये एलएनजी बंदरगाह पर मौजूद विशालकाय स्टोरेज टैंकों में जमा होती है। ये टैंक जहाजों के आने का इंतजार करते हैं। तो अगर जहाज नहीं आ रहे हैं तो टैंक फुल हो जाएंगे? बिल्कुल। अगर जहाज नहीं आ रहे हैं तो ये स्टोरेज टैंक बहुत ही जल्दी पूरी तरह भर जाते हैं। गैस को यूं ही हवा में नहीं छोड़ा जा सकता, ये बेहद खतरनाक है। हाँ, जाहिर सी बात है। इसलिए जब स्टोरेज की जगह ही नहीं बचती तो मजबूरन पूरी उत्पादन प्रक्रिया को रोकना पड़ता है। यही हम देख रहे हैं। एक चोक पॉइंट के बंद होने का असर सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं रहता, वो सीधे उत्पादन को भी रोक देता है। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम एक डोमिनो इफेक्ट का शिकार हो गया है। एकदम सही। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि समुद्र में गिरते हुए इन डोमिनोज का सीधा असर जमीन पर हो रहा है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कोई दूर किसी देश की खबर नहीं है जिसे पढ़कर हम बस पन्ने पलट दें। इसका असर रोजमर्रा की खाने की थाली पर दिख रहा है। हाँ, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर इसका असर भयंकर है। स्रोत बताते हैं कि मुंबई जैसे शहर में लगभग 20% भोजनालय बंद हो चुके हैं और इंडस्ट्री ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ये सप्लाई जल्दी बहाल नहीं हुई तो बड़े शहरों में 50% तक रेस्तोरां हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। 50% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जो रेस्तोरां किसी तरह खुद को खुला रखने में कामयाब रहे हैं, उन्हें भी काम करने के तरीके पूरी तरह बदलने पड़ रहे हैं। मतलब मेन्यू में बदलाव हो रहे हैं? बहुत बड़े स्तर पर। हर वो डिश जिसे पकाने में तेज आंच और बहुत ज्यादा गैस की खपत होती है, उसे मेन्यू से हटाया जा रहा है। जैसे कि कौन सी डिशेस? जैसे एशियन वॉक डिशेस हो गई, तंदूरी आइटम, पराठा या फिर साउथ इंडियन डोसा, ये सब बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों की कैंटीन और छात्रों के हॉस्टल जैसी बुनियादी जगहों पर भी गरम चाय और बेक किए गए ब्रेड्स देना बंद कर दिया गया है। डोसा और चाय का मेन्यू से गायब होना, ये सुनना तो हमारे यहाँ किसी सांस्कृतिक झटके से कम नहीं लगता। बिल्कुल, ये सीधा आम इंसान के जीवन पर असर डाल रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था, आखिर एक कमर्शियल किचन किसी दूसरे विकल्प पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता? मतलब क्या सब कुछ बिजली पर या इंडक्शन पर नहीं पकाया जा सकता? ऐसा लगता तो है, लेकिन कमर्शियल किचन का विज्ञान घरेलू रसोई से बहुत अलग होता है। एक डोसा तवा या एक चाइनीज वॉक को जिस तेज और एक समान तापमान की जरूरत होती है, वो कमर्शियल गैस के हाई प्रेशर बर्नर से ही मिल सकता है। अच्छा, तो आम इंडक्शन स्टोव्स वहां काम नहीं आते? नहीं, आम इंडक्शन स्टोव या छोटे इलेक्ट्रिक हीटर उस स्तर की ऊर्जा पैदा ही नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई रेस्टोरेंट रातों रात पूरे किचन को हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक उपकरणों से बदलना भी चाहे तो उसमें लाखों रुपए का खर्च आता है। और शायद बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट ना करे। सही कहा। इसके लिए बिल्डिंग की पूरी इलेक्ट्रिक वायरिंग को बदलना पड़ता है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। यही वजह है कि मजबूरी में जो विकल्प अपनाए जा रहे हैं वह हैरान करने वाले होने के साथ साथ एक तरह से समय में पीछे जाने जैसे हैं। समय में पीछे जाने से आपका क्या मतलब है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि बैंगलोर और चेन्नई जैसे शहर, जिन्हें देश का आधुनिक और आईटी हब माना जाता है, वहां कुछ भोजनालय और हॉस्टल अब लकड़ी जलाकर खाना पकाने लगे हैं। अरे बाप रे, मतलब सीधे चूल्हे पर आ गए? हाँ, वहीं दूसरी तरफ बाजार में घरेलू इंडक्शन कुकटॉप्स की बिक्री ने अचानक भारी उछाल देखा गया है। जो जैसे तैसे काम चला सकता है, बस चलाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक दूसरा ज्यादा चिंताजनक और डार्क पहलू भी है। जब रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की गैस सप्लाई कट जाती है तो उसका भारी दबाव घरेलू बाजार के सिस्टम पर पड़ने लगता है। हाँ, और यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अगर हम सरकार के आधिकारिक बयानों को देखें तो वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि घरों के इस्तेमाल के लिए गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। हाँ, सरकारी आंकड़े यही कहते हैं। पता जैसे शहरों की सड़कों पर लोग खाली सिलेंडर लेकर लंबी लंबी लाइनों में खड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? और ये कालाबाजारी क्यों हो रही है? जमीन पे आखिर चल क्या रहा है? ये विरोधाभास जो है ना, ये अर्थशास्त्र और मानव मनोविज्ञान दोनों का मिलाजुला परिणाम है। सबसे पहले अर्थशास्त्र को समझते हैं। ठीक है। जब एक रेस्टोरेंट मालिक को गैस नहीं मिलती तो उसका पूरा बिजनेस ठप होने की कगार पर आ जाता है। उसके लिए हर दिन का नुकसान हजारों या लाखों में हो सकता है। हाँ, जाहिर है उसको तो काम ही रुक जाएगा। तो ऐसे में वो किसी भी कीमत पर गैस हासिल करना चाहता है। वो क्या करता है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स या डिलीवरी वाले लोगों को पैसे का लालच देकर जो घरेलू सिलेंडर आम घरों में जाने चाहिए थे, उन्हें अपने रेस्टोरेंट में डाइवर्ट करवा लेता है। अच्छा, तो लीकेज यहाँ से हो रहा है? बिल्कुल।
इससे जो गैस घरों तक पहुंचनी चाहिए थी वो कमर्शियल इस्तेमाल में चली जाती है और घरों के लिए असली कमी पैदा हो जाती है। मतलब कमर्शियल सेक्टर अपनी कमी को पूरा करने के लिए घरेलू सेक्टर का राशन सोख रहा है। एकदम सही। और यहीं से मानव मनोविज्ञान अपना खेल शुरू करता है। संकट के समय में डर और अफवाह सबसे तेजी से फैलने वाली चीजें हैं। हाँ, पैनिक बाइंग होने लगती है। हाँ, जब एक आम इंसान देखता है कि उसके आसपास के रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं या मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति को समय पर सिलेंडर नहीं मिला, तो उसे लगने लगता है कि अगला नंबर उसके घर के चूल्हे का है। भले ही स्टॉक हो, लेकिन डर हावी हो जाता है। बिल्कुल। सरकार चाहे कितने भी आंकड़े दे दे, स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कमी का डर लोगों पर पूरी तरह हावी हो जाता है। लोग जरूरत न होने पर भी एडवांस में बुकिंग करने लगते हैं या एक्स्ट्रा सिलेंडर घर में जमा करने की कोशिश करते हैं। और यही घबराहट और जमाखोरी उस कमी को हकीकत में बदल देती है, जो शायद शुरुआत में थी ही नहीं। ये तो ऐसी आशंका हो गई जो खुद अपने सच होने का कारण बन जाए। बिल्कुल सही कहा। और इसी पैनिक और मजबूरी का सीधा फायदा उठाता है काला बाजार। जब लोगों में घबराहट होती है और वे किसी भी कीमत पर गैस सिलेंडर सुरक्षित करना चाहते हैं, तो 800 या 900 रुपए का मानक घरेलू एलपीजी सिलेंडर अवैध रूप से 1500 रुपए तक में बिकने लगता है। 1500 रुपए? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ब्लैक मार्केट हमेशा व्यवस्था की दरारों और लोगों के डर के बीच ही पनपता है। ये समझना सच में आंखें खोलने वाला है कि कैसे एक भू राजनीतिक घटना आम जीवन में इतनी गहरी उथल-पुथल मचा सकती है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें, तो इस संकट की लहरें सिर्फ रेस्तरां और घरेलू चूल्हों तक ही सीमित नहीं हैं। आपका मतलब उद्योगों से है? हाँ, जब बात संस्थानों और बड़े उद्योगों की आती है, तो हालात और भी ज्यादा नाजुक नजर आते हैं। देश भर में जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, उनकी कमर टूट रही है। एक्सपोर्ट यूनिट्स और बॉयलर आधारित फैक्ट्रियों में उत्पादन पूरी तरह से रुक गया है। कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देखिए, उद्योगों में गैस का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं होता। बॉयलर आधारित फैक्ट्रियों में जैसे कि कपड़ा उद्योग, पेपर मिल या केमिकल प्लांट में लगातार एक समान उच्च तापमान की जरूरत होती है। और वहां थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन काम बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। गैस सप्लाई में जरा सी भी रुकावट पूरी उत्पादन लाइन को खराब कर सकती है। जब ये फैक्ट्रियां बंद होती हैं, तो सप्लाई चेन में आगे के सारे काम रुक जाते हैं, जिससे बाजार में हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। ये तो पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा ही चरमरा रहा है। और अगर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। क्या आपको पता है भारतीय रेलवे के नेटवर्क में क्या हो रहा है? हाँ, रिपोर्ट्स में आईआरसीटीसी का भी जिक्र था। हाँ, आईआरसीटीसी ने अपने बेस किचन्स में बड़े पैमाने पर माइक्रोवेव और इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह चेतावनी भी जारी कर दी है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में पका हुआ भोजन देना पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। रोजाना लाखों लोगों को सफर के दौरान खाना खिलाने वाले सिस्टम का इस तरह चरमरा जाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में एक हिस्सा ऐसा है जो शायद इस संकट का सबसे दुखद और चौंकाने वाला पहलू है। आप शमशान घाटों की बात कर रहे हैं? हाँ, चेन्नई और पुणे के शमशान घाट भी इस गैस की कमी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। उनके पास रोजमर्रा के संचालन के लिए गैस नहीं बची है। ये स्थिति इस बात का सबसे कड़वा सच है कि हमारी आधुनिक सभ्यता ऊर्जा पर कितनी गहराई से निर्भर है। सच में, गैस केवल सुविधा नहीं है, ये बुनियादी नागरिक सेवाओं के काम करने का आधार है। बिल्कुल। जब जीवन का अंतिम संस्कार तक एक अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन के टूटने से प्रभावित होने लगे, तो स्थिति की गंभीरता अपने चरम पर पहुंच जाती है। और जब ऐसे हालात बनते हैं, तब सरकार को सामान्य नियमों से हटकर असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। इसी के चलते सरकार ने इस संकट को देखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। हाँ, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। सरकार का ये कदम और पूरी स्थिति मुझे किसी बड़े अस्पताल में होने वाले ट्रायाज सिस्टम की याद दिलाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक साथ बहुत सारे मरीज आ जाते हैं और ऑक्सीजन या दवाइयां सीमित होती हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? वो ये तय करते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन किसे दी जाएगी, यानी उन मरीजों को जिनकी जान सबसे ज्यादा खतरे में है। और बाकी लोगों को इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल, बाकी जिनकी चोटें कम गंभीर हैं, उन्हें इंतजार करने के लिए कहा जाता है। यहाँ भी सरकार बिल्कुल वही कर रही है।
सीमित गैस सबसे महत्वपूर्ण जगहों जैसे अस्पतालों और घरों को प्राथमिकता पर दी जा रही है, जबकि बाकी हिस्सों जैसे रेस्टोरेंट, बेकरी और बड़े उद्योगों को इंतजार करने के लिए लाइन में पीछे खड़ा कर दिया गया है। ये ट्रायज का उदाहरण इस पूरी व्यवस्था को बहुत सटीकता से समझाता है। सरकार को सीमित संसाधनों के बीच बहुत मुश्किल प्राथमिकताएं तय करनी पड़ रही हैं और इसी के तहत एक बहुत सख्त कदम उठाया गया है। कौन सा कदम? तेल विपणन कंपनियों ने ये नियम लागू कर दिया है कि किसी भी घरेलू सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के बीच अब 25 दिन का अनिवार्य वेटिंग पीरियड होगा। 25 दिन का अनिवार्य वेटिंग पीरियड? लेकिन इससे तो उन लोगों को परेशानी होगी जिनके घर में गैस की खपत ज्यादा है या परिवार बड़ा है। क्या ये सिर्फ जमाखोरी रोकने के लिए किया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य वही लीकेज रोकना है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। वो रेस्टोरेंट वाला डाइवर्जन? हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि लोग घर के नाम पर सिलेंडर लेकर उसे पीछे के दरवाजे से किसी ढाबे या कमर्शियल काम के लिए ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। 25 दिन का लॉक इन पीरियड ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी घरेलू कनेक्शन एक हफ्ते में 2-3 सिलेंडर बुक करके उसे ब्लैक मार्केट में ना बेच सके। अच्छा, तो ये सिस्टम को अनुशासित करने का एक तरीका है। बिल्कुल। और इसके अलावा उत्पादन के मोर्चे पर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। देश के अंदर मौजूद रिफाइनरियों को सख्त आदेश दिया गया है कि वे अपना एलपीजी उत्पादन किसी भी तरह 25% तक बढ़ाएं। लेकिन क्या ऐसा आदेश देना और रातों रात उत्पादन बढ़ा देना इतना आसान है? मतलब क्या रिफाइनरियां किसी मशीन के वॉल्यूम बटन की तरह काम करती हैं जिसे बस घुमाकर 25% बढ़ा दिया जाए? नहीं, ये इतना सीधा बिल्कुल नहीं है। एक रिफाइनरी जब कच्चे तेल को प्रोसेस करती है तो उसमें से एक निश्चित अनुपात में अलग अलग चीजें निकलती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल और एलपीजी। सब कुछ एक ही साथ निकलता है? हाँ, तो अगर एलपीजी का उत्पादन 25% बढ़ाना है तो रिफाइनरी की पूरी प्रक्रिया और तापमान को बदलना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि एलपीजी बढ़ाने के चक्कर में किसी और उत्पाद, मान लीजिए डीजल या नाफ्था के उत्पादन में कमी आ जाएगी। ओहो, तो ये तो एक जगह से निकालकर दूसरी जगह डालने वाली बात हो गई। सही कहा। ये एक बहुत ही जटिल रासायनिक संतुलन का काम है। ये आपातकाल में उठाया गया कदम है जो लंबे समय तक बिना किसी नुकसान के नहीं चलाया जा सकता। ये तो हो गई घरेलू पदार्थों की बात, लेकिन जो भारी मात्रा में गैस हम आयात करते हैं उसका क्या? हॉर्मुज का रास्ता तो अभी भी बंद है। क्या कोई नए समुद्री रास्ते तलाशे जा रहे हैं? हाँ, और ये क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से बचकर आने वाले कच्चे तेल के आयात को 55% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। इसका मतलब है कि वे अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल। वे उन जगहों से तेल और गैस मंगा रहे हैं जिनके जहाजों को उस संघर्ष वाले क्षेत्र से गुजरना ही न पड़े। 55 से 70% तक रूट डाइवर्सिफाई करना सुनने में तो ये बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लगता है। लेकिन क्या कोई भी देश इतनी जल्दी अपना सप्लाई रूट बदल सकता है? इसके लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी तो होंगे। अचानक से नए पोर्ट्स और नए जहाज कैसे मिल जाते हैं? यही तो सबसे बड़ा पेंच है। ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है कि एक सप्लायर से सामान नहीं मिला तो दूसरे को ऑर्डर दे दिया, है ना? बिल्कुल। जब हॉर्मुज को बाईपास किया जाता है तो इसका मतलब है कि या तो ओमान जैसे देशों के बंदरगाहों का इस्तेमाल करना जो हॉर्मुज के बाहर है, या फिर अफ्रीका और अमेरिका से गैस मंगाना। और वहां से तो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। एकदम सही। इन नए रास्तों का मतलब है जहाजों को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। लंबी दूरी का सीधा अर्थ है ज्यादा समय और बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लागत। खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ, और तो और दुनिया भर में उपलब्ध एलएनजी जहाजों की संख्या भी तो सीमित है। 70% तक डाइवर्सिफाई करना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन सच ये भी है कि 30% निर्भरता अब भी उसी अस्थिर क्षेत्र पे बनी हुई है। तो क्या सरकार इस बढ़ती लागत पर नजर रख रही है? हाँ, ओएमसी के कार्यकारी निदेशकों की जो विशेष समिति बनाई गई है वो इसी बात पर नजर रख रही है कि ये महंगा और लंबा रास्ता बाजार की कीमतों को कितना बेकाबू कर सकता है। इसका मतलब है कि 25 दिन का लॉक इन पीरियड, रिफाइनरियों के उत्पादन अनुपात में बदलाव और लंबी दूरी के महंगे रास्ते, ये सब सिर्फ हालात को संभालने के लिए लगाए गए तात्कालिक मरहम है, कोई स्थायी समाधान नहीं। बिल्कुल सही। ये कदम तत्काल राहत तो दे सकते हैं और सिस्टम को पूरी तरह कोलैप्स होने से बचा सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये कितने कारगर होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि घरेलू उत्पादन रातों रात इतनी बड़ी मांग को पूरी तरह से नहीं संभाल सकता। और जो महंगे आयात का बोझ है वो अंततः अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। तो अगर इस पूरी चर्चा के सभी बिंदुओं को एक साथ रखकर देखा जाए तो क्या तस्वीर उभरती है?
बात शुरू हुई थी एक रसोई के गैस स्टोव से, फिर रेस्टोरेंट के मेन्यू से होती हुई ये चर्चा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों, क्रायोजेनिक जहाज़ों और जटिल भू राजनीति तक पहुंच गई। सच में एक बहुत लंबा और गहरा सफर रहा है ना? ये पूरा घटनाक्रम दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन के उस नाजुकपन को पूरी तरह नंगा कर देता है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक छोटे से जलडमरू मध्य की अस्थिरता दुनिया के किसी भी कोने में जीवन को रोक सकती है। और यही कारण है कि ये सारी जानकारी सिर्फ न्यूज़ चैनलों की डिबेट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। ये साफ तौर पर समझाती है कि क्यों आज के समय में हर एक व्यक्ति को इस बात की समझ होनी चाहिए कि उसकी रोजमर्रा की ऊर्जा आखिर आ कहाँ से रही है। बिल्कुल। चाहे वो एक बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला उद्योगपति हो या किसी रेस्टोरेंट में बैठकर सिर्फ एक साधारण सा डोसा ऑर्डर करने वाला ग्राहक, हम सभी एक ऐसे विशाल और जटिल ग्लोबल इकोसिस्टम का हिस्सा है जहां एक हिस्से में पड़ने वाली दरार पूरे ढांचे को हिला सकती है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। और जैसे जैसे हम इस विस्तृत विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, स्रोतों में दी गई जानकारी से एक कदम आगे जाकर एक बड़ा विचार मंथन करने लायक है। वो क्या? हमने देखा कि समुद्री रास्ते का सिर्फ एक छोटा सा चोक पॉइंट बंद होने से और कुछ हजार किलोमीटर दूर चल रहे तनाव से यहाँ पूरी जिंदगी किस तरह से ठप हो सकती है। हाँ। तो क्या ये मौजूदा और गंभीर संकट आखिरकार दुनिया को एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक सिखाएगा? क्या ये वो टर्निंग पॉइंट बनेगा जो देशों को आयातित जीवाश्म ईंधन से हमेशा के लिए हटाकर स्थानीय रूप से बनने वाली नवीकरणीय ऊर्जा और लोकलाइज्ड ग्रिड की तरफ तेजी से मोड़ने का सबसे बड़ा कारण बनेगा? ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो आने वाले दशकों की ऊर्जा नीतियां और शायद देशों का भविष्य तय कर सकता है। बिल्कुल। जब किसी दूसरे देश पर निर्भरता इतनी भारी और दर्दनाक कीमत वसूलने लगे, तो अपनी ऊर्जा खुद पैदा करना सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह जाता, वो राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। बहुत सही कहा आपने। और शायद अगली बार जब कोई भी गैस स्टोव का नॉब घुमाएगा तो सिर्फ उस नीली लौ के जलने की उम्मीद नहीं करेगा। हाँ, बल्कि ये भी सोचेगा कि वो आग असल में किन किन रास्तों, किन भू राजनीतिक तूफानों और कितनी मुश्किलों से गुजरकर उस रसोई तक पहुंची है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। सुनने वालों के लिए इन विचारों पर गौर करने के लिए बहुत कुछ है।